हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी महिला सुपरवाइजर जो कि हमारा 13 जुलाई को एग्जाम होने वाला है उसकी क्लासेस चल रही थी। और उसका जो फुल लेंथ टेस्ट है वो हम आज 12वां करेंगे और आज इसको कंप्लीट करके है हम दो टेस्ट है वो फुल लेंथ वाले कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही ये कल आपको क्लास प्रोवाइड होनी थी लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाई। तो पहले आज ये हो रही है, इसके बाद है आपको करंट अफेयर और वो भी कौन सा, फरवरी वाला। आज आपको कंप्लीट है वो करवाया जाएगा। इसमें कल मैंने आपको काफी सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैंने पूछा था ना कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। तो काफी सारे स्टूडेंट ने वन लाइनर के लिए बोला है, तो आपको वन लाइनर में आज है वो फरवरी का करंट अफेयर कवर करवाऊंगी, जिसमें हम वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान इन तीनों का है वो करंट अफेयर करेंगे। और राजस्थान के लिए अलग से मैं करंट अफेयर है वो प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि बच्चों की मांग थी कि राजस्थान का करंट अफेयर कुछ ज्यादा हो और अलग से भी हमें करवाया जाए। तो इसी क्लास में हम अलग से भी उसके क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। तो आज की ये जो हमारी क्लास है ये इंपॉर्टेंट रहेगी और इससे अगले वाली करंट अफेयर की क्लास भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर हम बात करें आज की क्लास के टेस्ट पेपर 12 की, तो इसका हमने प्रथम खंड है उसके आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन कर लिए थे, 15 क्वेश्चन आपके मैंने इंग्लिश के प्रोवाइड करवा दिए थे, 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हमने कर लिए थे। बात रही थी जीके की, तो जीके के हमने 10 क्वेश्चन है वो कर लिए थे। अब 11वें क्वेश्चन से वो स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड है वो करवा दी जाएगी। मैथ के सारे क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया था अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ है वो आ गया होगा। फिर हमने जो जीके है हमारे 30 नंबर का आएगा, उसमें हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज की क्लास में है हम 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इसके हम है वो 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट बी के है वो 85 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इस पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे राजस्थान जीके का। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर में, सवाई माधोपुर में, राजसमंद में और सिरोही में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो शुष्क प्रकार की जलवायु बीकानेर में पाई जाती है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? जो पिछला हमने 11वां टेस्ट किया था उसमें से काफी सारे बच्चों का ये कमेंट था कि मैम राजस्थान जीके में आपने ज्योग्राफी से ही लगभग क्वेश्चन है वो कवर कर दिए थे, यानी राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन है उसमें ज्यादा थे। लेकिन आज का जो पेपर है उसमें सारे आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, ये सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। एक चीज को छोड़ा गया है, वो छोड़ा गया आपके दैनिक आपके विज्ञान, यानी ये आपके जो पार्ट बी का क्वेश्चन है तो आपके टॉपिक तो इसमें है, इसमें भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस से, लेकिन वो पार्ट बी में हमारा कवर हो रहा है, तो उस इसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके और करंट के रखे हैं। चलिए अगला देखते हैं, खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? सभी बच्चों को अच्छे से आता है, जिप्सम, कोयला, तांबा और अब्रक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा तांबा। राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में कहाँ स्थापित किया गया था? 1916 में कहाँ स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था? तो अगर इसमें देखें, पिंटाल, बोटन, खारिया खंगार और लाखेरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगर हम बात करें 1916 की, तो 1916 में लाखेरी, और लाखेरी कहाँ पे पड़ता है, बूंदी में। कहाँ, बूंदी में। और बूंदी में 1916 में है वो आपके सीमेंट उद्योग पहला स्थापित किया गया था। जहां अगर हम गोटन की बात करें तो ये क्या है, ये सफेद सीमेंट का कारखाना है गोटन में, सफेद सीमेंट का। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई? नागपुर में, बलिया, नागौर और चंबल। अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नागौर में। नागौर की बात करें तो आपके आता है बगदरी गांव, बगदरी जगह का नाम है, तो यहाँ आता है। और अगर आपको डेट पूछ ले तो आप याद रखना 2 अक्टूबर 1959 में
नागौर बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था है वो स्टार्ट की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थल के शासक ने मिनेडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी निम्नलिखित में से किस स्थल स्थल से जो मिनेडर नाम का शासक था उसके सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं? विराट से, नगरी, रेड और नगर। अगर हम बात करें विराट की तो ये आपके जयपुर में पड़ता है और यहीं से है वो जो मिनेटर था उसके 16 प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किस इतिहासवेता ने कहा है? जीएच ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने और दयाराम साहनी ने। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सी, दशरथ शर्मा है, उन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कितनी? तीसरी राजधानी कहा है, इसका ध्यान रखना। वहीं अगर हम दयाराम साहनी की बात करें तो इन्होंने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? डॉक्टर केदारनाथ पुरी आहड़ जो कि उदयपुर में है, रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में, रेंड जो कि टोंक में है और नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अगर अपन बात करें डॉक्टर केदारनाथ पुरी की तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या इन्होंने रेंड टोंक में जो पड़ती है आपकी पुरातात्विक स्थल उसके अनुसंधान करता है। अगर इसकी बात करें तो ये ढील नदी के किनारे है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी का। जयपुर, दौसा और अलवर में, कोटा, बूंदी और बारां में, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। अगर हम बात करें इंसेप्टिसोल की तो ये आपके पाई जाती है कोटा, बूंदी और बारां में। कोटा, बूंदी और बारां में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डी, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, यहाँ पर आपके इंसेप्टिसोल पाई जाती है। और अगर हम बात करें कोटा की, कोटा, बूंदी और बारां की, तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके वर्टिसोल्स। क्या पाए जाते हैं? वर्टिसोल्स। तो ये भी आप ध्यान रखना। राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? यानी एक साइड है वो आपका खनिज दिया हुआ है और एक साइड है वो खनन क्षेत्र दिया गया है। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा है वो असुमेलित दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया मैग्नीज। मैग्नीज है वो काला खूंटा में, यानी ये राजमहल में पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन है क्या होना चाहिए? पहला तो सुमेलित दिया हुआ है। तांबड़ा की बात करें तो काला गुमान, काला गुमान। लोहे अयस्क की बात करें तो मोरिजा डाबला में, रॉक फॉस्फेट की बात करें तो झामर कोटड़ा में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबड़ा। काला गुमान नहीं, तांबड़ा है वो किसके लिए है? ये आपके पन्ना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अगर अपन बढ़े तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मॉक मेसन, मेजर मॉरिसन। मेसन, मेजर मॉरिसन। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें 1857 की क्रांति के जो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट है वो थे ईडन। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। मेजर बर्टन की बात करें तो ये कहाँ के थे? कोटा के थे। कहाँ के? कोटा के थे। मेक मोशन की बात करें तो ये मारवाड़ के थे, मारवाड़ के थे। ठीक है, और अगर मॉरिसन की बात करें तो ये भरतपुर के थे, भरतपुर के थे। ठीक है, अगर वही अगर आपसे मेवाड़ के पूछ ले तो आपको याद रखना है मेवाड़ के कौन थे? जो जो सावर्स था वो मेवाड़ का था, सावर्स। ठीक है, और वहीं अगर सिरोही का पूछ ले, सिरोही का तो आपको पता है कि जो जेडी होल था वो सिरोही का था, जेडी होल है वो सिरोही का था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला अपना क्वेश्चन है जो फर्स्ट, ये जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना इसमें इसलिए ऐसे में लिखा क्योंकि काला गुमान है ये किसके लिए? पन्ना के लिए। किसके लिए? पन्ना के लिए। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सुमेलित नहीं है? यानी ये तो क्या है, आभूषण का नाम दे रखा है इस साइड, और एक साइड है वो अंग दे रखा है कि किस अंग में कौन सा आभूषण है वो पहना जाता है। सबसे पहले बात करें तागड़ी की। ये क्या है? तागड़ी, तगड़ी, ठीक है। ये कमर, कमर का अंग है, ठीक है। कमर का आभूषण है। रमझोल कलाई का, सुरलिया कान का, तिमणिया गले का। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि जो रमजोल है ये कहाँ पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, ना कि आपके कलाई में पहना जाता है। अगला, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जालोर में, झालावाड़ में, बारा में और राजसमंद में। अगर हम बात करें मलिक शाह के मस्जिद की, तो ये आपके जालोर में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए आ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। अगला है, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? शाहपुरा चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, उनियारा और देवगढ़ चित्रशैली। अगर हम श्रीधर अंधारे की बात करें तो ये किस चित्रशैली से संबंधित है? देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। गोविंद देव मंदिर जो कि जयपुर में है एवं मदन मोहन मंदिर जो कि करौली में है का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय। तो अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, गौड़ीय संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की बात करें तो इसका जो प्रसिद्ध आपके मंदिर की बात करें तो वो कहां पर है? जोधपुर में है, महामंदिर, ठीक है। और गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, गोविंद देव मंदिर और मदन मोहन मंदिर करौली में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, अभी मैंने इसका जिक्र किया था, दादू संप्रदाय का, बिश्नोई संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का और राम स्नेही संप्रदाय का। तो जोधपुर का जो महामंदिर है वो नाथ संप्रदाय का उपासना स्थल है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी हो जाएगा, नाथ संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले में डेगाना है वो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, संगमरमर के लिए, टंगस्टन के लिए और अभ्रक के लिए। अगर हम बात करें आपके किसकी, डेगाना की, जो कि नागौर में पड़ता है, ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? कौन सी पूछी है? कृत्रिम पूछी है। राजसमंद झील, पिछोला झील, बालसमंद झील और जयसमंद झील, जिसको डेबर झील भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डेबर झील भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी यानी दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील एशिया की कौन सी है, तो वो है आपकी जयसमंद झील। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मरुस्थल में भुज झील का निर्माण है वो किस नदी पर किया गया है? यानी किस नदी के पानी को रोककर, या फिर कौन सी नदी है जो भुज झील को पानी उपलब्ध करवाती है? लूणी नदी, घग्गर नदी, कांकने नदी या कांतली नदी। तो अपना जो राइट आंसर है वो अगर हम देखें तो भुज झील है वो कहां पर है? आपके जैसलमेर में पड़ती है। कहां पर है? जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। लूणी नदी की बात करें तो ये नहीं होगा। घग्गर नदी की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में आती है। कांकनी नदी की बात करें, कांतली आपके पता है कि कहाँ है। अगर अपन बात करें कांकनी नदी, इसी को मसूरदी नदी भी बोला जाता है। मसूरदी नदी भी बोला जाता है, इसी को कांकनी नदी भी बोला जाता है, ठीक है। कांकनी नदी भी बोला जाता है। तो ये आपके जो भूज झील को निर्माण आपके पानी उपलब्ध करवाती है वो करवाती है कांकने या मसूरदी या कांकनी नदी, ठीक है। ये जो नदी है आपके 17 किलोमीटर की नदी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वन किस रूप में पाए जाते हैं? कौन सा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है? ये हमारा राजस्थान है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की बात की है, यानी इसकी, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन है, शुष्क कटिबंधीय सदा रहित वन है, शुष्क सागवान वनों के रूप में है और कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में यहाँ पे वन है वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नक्की झील कहाँ स्थित है? आबू में, अलवर में, उदयपुर में और बीकानेर में। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है वो है आपके आबू सिरोही में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये हमारे जीके के आपके 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप खुद का एनालिसिस करना कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। अब हमारा पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट होता है, किसको छोड़कर? मैनेजमेंट के टॉपिक को छोड़कर। पार्ट ए है यानी प्रथम खंड है, उसका जो क भाग है ना वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है ख भाग, और ख भाग में क्या आता है? आपके मैनेजमेंट आपके गुण आते हैं, यानी प्रबंधक के गुण आते हैं। और ये कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो चलिए पहले इनको करते हैं और फिर इसके बाद है हम पार्ट ए बी पर चलेंगे। तो हमारा इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, समुदाय से डेटा और फीडबैक एकत्र करने के लिए सामुदायिक संगठन में उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। सामान्य उपकरण क्या है? सर्वेक्षण, बहिष्करण, केंद्रीकरण और आपके नौकरशाही। क्या है? नौकरशाही। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन आता है, संचार के 3 प्रमुख घटक क्या है? जब मैंने कम्युनिकेशन करवाया था तो मैंने इसके प्रमुख घटक यानी अवयव भी आपको बताए थे और उनका क्रम भी बताया था। क्या बताया था? उनका क्रम भी आपको बताया था। तो अब देखेंगे इसमें, प्रेषक, स्पर्श यानी छूना, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। और दूसरे की बात करें तो प्रेषक, धन और रिसीवर। प्रेषक संदेश यानी मैसेज और रिसीवर। प्रेषक डाकिया और रिसीवर। तो इसमें अगर हम देखें तो मैंने आपको बोला था कि एक आपका होगा सेंडर यानी प्रेषक, उसके बाद में एक आपका होगा मैसेज, ठीक है। फिर जो मैसेज होगा उसके बाद में आपका आ जाएगा रिसीवर, और रिसीवर से पहले भी आपके एनकोडिंग और डिकोडिंग की भी बात मैंने की थी। और फिर बाद में हमारे जो आपका रिसीवर आ जाता है, प्राप्तकर्ता आ जाता है। प्राप्तकर्ता के बाद में मैंने आपको बताया था कि इसका फीडबैक भी आता है, ठीक है, फीडबैक आता है। और फिर बाद में क्या आती है? बाधाएं आती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो इसमें अगर देखें तो सबसे पहले कोई प्रेषक होगा, फिर मैसेज होगा, फिर रिसीवर होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा संचार सिद्धांत दो लोगों के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या व्याख्यान करता है? सामाजिक विनिमय सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, संचार प्रक्रिया सिद्धांत और संचार समझन सिद्धांत। तो आपके अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचार प्रक्रिया सिद्धांत है वो दो लोगों के बीच मैसेज भेजने और रिसीव करने की प्रक्रिया की व्याख्या है वो करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन, रचना किसी कंपनी के पुनर्स्थापना के लिए जीडीबी तकनीक अपनाती है, इसके लिए नए निर्देश जारी करती है, वह शामिल है। यानी जो वो निर्देश दे रही है या जारी कर रही है वो किस में शामिल है? परिवर्तनोन्मुखी नेतृत्व में, करिश्माई नेतृत्व में, कार्योन्मुखी नेतृत्व में और अंत सांस्कृतिक नेतृत्व में। तो अगर इसमें बात करें तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, करिश्माई नेतृत्व है इसमें वह शामिल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, प्रिया ने एक नए फर्म में नियुक्ति ली है, वह सर्वाधिक रूप से अपने पर विश्वास करेगी जिसमें उसको फर्म के चारों ओर महसूस किया जा सके। तो इसकी अगर बात करें, परिवर्तनीय कार्यकुशल, कार्योन्मुखता, करिश्माई और तटस्थ नेतृत्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिवर्तनीय कार्य कौशल है वो होगा जिससे वो है वो क्या करेगी? सर्वाधिक विश्वास करेगी और उसके फर्म के चारों ओर उसको महसूस भी किया जाएगा, यानी वो सब पर विश्वास करेगी। ये नेतृत्व है वो परिवर्तनीय कार्य कौशल वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? वक्ता की ओर ध्यान नहीं देना, सिर हिलाना और आंख से संपर्क करना, फोन पर अपना ईमेल जांचना जबकि वक्ता बात कर रहा हो और खिड़की से बाहर देखना। तो कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? अगर इसकी हम बात करें तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे तो ये नहीं हो सकता। फोन पर लगे हैं, अगला बोल रहा है नहीं,
और खिड़की से बाहर देख रहे हैं, नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि हाँ आप हाँ में सिर हिला रहे हैं और आंख से उसकी तरफ देख रहे हैं, यानी संपर्क कर रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मतलब किस टाइप का ग्राहक न केवल आपके संगठन पर वापस लौटता है बल्कि आपकी सिफारिश भी दूसरों से करता है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्राहक होगा जो संगठन के लिए है, वो खुद भी लौटेगा और दूसरों को भी लेकर आएगा? धैर्यवान, असंतुष्ट, संतुष्ट और अधीर और अधीर। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो वो अपना ऑप्शन है सी हो जाएगा। जो संतुष्ट होगा वो ही व्यक्ति संगठन पर वापस भी आएगा और दूसरे लोगों को भी बताएगा कि हाँ वहां चलना चाहिए और उस संगठन का हिस्सा बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक संगठन का कौन सा दृष्टिकोण है वो समुदाय के भीतर परिवर्तन लाने के लिए स्वयं सेवकों और समुदाय के सदस्यों का उपयोग करने पर केंद्रित है? स्वैच्छिक दृष्टिकोण, व्यावसायिक दृष्टिकोण, कट्टरपंथी दृष्टिकोण और ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण। अगर हम बात करें स्वयं सेवकों और समुदाय के सदस्यों के उपयोग करने पर केंद्रित है तो वो आपके स्वैच्छिक दृष्टिकोण आता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक आयोजन अक्सर समुदाय के सदस्यों को समूह या संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन समूहों का उद्देश्य क्या होता है? समुदाय के भीतर विभाजन पैदा करना, ऊपर से नीचे तक निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करना, सहयोग सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी सीमित करना। सामुदायिक आयोजन अक्सर समुदाय के सदस्यों को समूह या संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि जो सहयोग सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देना, यानी सहयोग की भावना को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, परंपरागत जनसंचार का निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण नहीं है? यह माध्यम आम लोगों में विकसित होता है, इसमें सामुदायिक भागीदारी अधिक स्पष्ट होती है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक रूप में चली आती है और यह जनसंचार व्यक्तिवादिता का अंत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है सी। परंपरागत जनसंचार की बात करें तो ये आपके दर पीढ़ी दर एक रूप में चली आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, सक्रिय सुनना क्या है? ध्यान से सुनना और समझना, बिना ध्यान दिए सुनना, मल्टीटास्किंग के साथ सुनना और उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम सक्रिय सुनने की बात करें यानी किसी चीज को ध्यान से सुनना और उस चीज को समझना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए हो जाएगा कि अच्छे से किसी चीज को ध्यान लगाकर सुनना। समूहों के बीच साझेदारी और गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। गठबंधन निर्माण, केंद्रीकरण, नौकरशाही और पदानुक्रमित संरचना। इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये बोला है गठबंधन विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है गठबंधन निर्माण। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन में सुविधा प्रदाता की क्या भूमिका होती है? चर्चाओं को नियंत्रित और हावी करना, व्यक्तिवाद को सुनिश्चित करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समूह का मार्गदर्शन और समर्थन करना और सामुदायिक चिंताओं को दबाना। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जो सुविधा प्रदाता की भूमिका होती है वो जो निर्णय लेता है उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना या फिर उसका समर्थन करने की भूमिका रहती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एक अधिकारी का अधीनस्थ उसे एक योजना के क्रियान्वयन की सूचना देता है, यह एक उदाहरण है। क्षैतिज संचार का, ऊर्ध्वगामी संचार का, पतनोन्मुखी संचार का, पार्श्विक संचार का। एक अधिकारी का अधीनस्थ उसे एक योजना के क्रियान्वयन की सूचना देता है, यानी अधिकारी यहां हो गया, ठीक है, और उसका अधीनस्थ यहां हो गया। तो पहले कोई अधीनस्थों के द्वारा योजना बनाई गई थी और उनका क्रियान्वयन है कैसे हुआ उसकी सूचना है वो अधीनस्थ ने अपने अधिकारी को दी। तो देखो इसमें जो संचार है वो किस हिसाब से हो रहा है, यानी ये पतनोन्मुखी संचार है, यानी ऊपर की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सॉरी ऊर्ध्वामुखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी। इसमें क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वामुखी है, ऊपर की ओर है, यानी ऑप्शन है ये वाला सी हो जाएगा। इसमें ये ऊपर नीचे दे दिया, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं,
अब देखिए अगर ऊपर की ओर हो रहा है, यानी इसमें बोला है कि एक अधिकारी का अधीनस्थ उसे एक योजना के क्रियान्वयन की बात कर रहा है, यानी वो योजना किस प्रकार उस योजना का क्रियान्वयन हुआ। यही अगर किसी रिपोर्ट की बात आ जाती कि रिपोर्ट सौंप रहा है तो भी यही होता। अगर ये आ जाता कि किसी अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को किसी योजना के लिए एक आदेश दिया है, तो आपका क्या आता, तो आपका नीचे ऊपर से नीचे की ओर वाला आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिक संगठन का संभावित लाभ क्या है। यथास्थिति बनाए रखना, समुदाय के भीतर विभाजन को बढ़ावा देना, एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना, सामुदायिक भागीदारी को सीमित करना। अगर इसमें हम राइट आंसर की बात करें, जो सामुदायिक संगठन होता है उसका लाभ ये होता है कि एकता और एकजुटता को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ावा देना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन में वकालत शब्द का क्या अर्थ है। पदानुक्रम को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देना, सामुदायिक चिंताओं और हितों को बढ़ावा देना और सामुदायिक आवाज को दबाना। तो जो राइट आंसर होगा वकालत, यानी जो किसी समुदाय की चिंताएं हैं, हित है, उनको बढ़ावा देना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन में समुदाय के सदस्यों को प्रभावित करने और संगठित करने के लिए अक्सर किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके सामुदायिक संगठन लास्ट वाला जो टॉपिक है ना, उससे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन है, मैंने अलग से नहीं करवाए थे। जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन वाले, संचार वाले क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, नेतृत्व वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको अलग से क्लास में प्रोवाइड करवा दिए थे। उनकी तो प्रैक्टिस मैंने काफी बार करवाई थी, लेकिन इनके अलग से नहीं करवाए थे। तो इसमें आपके ज्यादा क्वेश्चन सामुदायिक संगठन से मैंने लिए हैं, ताकि आपका ये भी अच्छे से कवर हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वैसे मैंने टेस्ट सीरीज में तो सारे मिक्स है वहां पे प्रोवाइड करवा दिए थे ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छे से तैयारी है वो पार्ट ए में। तो आपके जो ये है टॉपिक है आपका मैनेजमेंट वाला, और पार्ट ए बी की ज्यादा तैयारी आपको अच्छे नंबर है वो लाने के लिए करेगी। अगला, दमनकारी शक्ति, पदानुक्रमित शक्ति, अधिनायकवादी शक्ति और केंद्रीकृत शक्ति। अगर हम इसमें बात करें तो ये आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। इसने बोला है समुदाय के सदस्यों को प्रभावित करने और संगठित करने के लिए अक्सर किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक आयोजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। समुदाय के सदस्यों को अलग थलग करना, समुदाय की आवाज को दबाना, मुद्दों और चिंताओं को पहचान करना और व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित करना। तो इसमें हमें सीधा दिख रहा है कि जो मुद्दे हैं, जो चिंता है, उनको उनकी पहचान बनाना, उनको उजागर करना। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी आ जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक संगठन का कौन सा स्तर है वो पड़ोस के विकास और स्थानीय पहल पर केंद्रित है। मैक्रो लेवल, मेसो लेवल, माइक्रो लेवल और एक्सो लेवल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, माइक्रो लेवल। ऑप्शन सी, माइक्रो लेवल। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक आयोजक अक्सर एक समुदाय के भीतर सामाजिक पूंजी बनाने के लिए काम करते हैं। सामाजिक पूंजी से क्या तात्पर्य है। एक समुदाय में वित्तीय संसाधन, एक समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क और रिश्ते, एक समुदाय में भौतिक बुनियादी ढांचा और एक समुदाय के भीतर भौतिक संपदा। तो इसका जो राइट आंसर सामाजिक पूंजी से है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समुदाय के भीतर सामाजिक नेटवर्क और रिश्ते। तो ये हमने मैनेजमेंट के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। यहाँ पर पूरी तरह पार्ट ए है वो कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं हमारे पार्ट बी पर, जिस पर हम कितने आपके 65 तो कह के कै टॉपिक के और ख टॉपिक के 20 क्वेश्चन करके 85 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं। हमें बिना किसी इधर उधर की बात की जल्दी जल्दी है वो इसे हमारे आपके टेस्ट को है वो क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जल्दी जल्दी हम 85 क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं और आप पूरे टेस्ट में अपना एनालाइज करना कि आप कितने क्वेश्चन है वो सही कर पाते हो। बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ होता है। मुख में, अमाशय में, बड़ी आंत में और छोटी आंत में। तो अगर हम बात करें कि आपके प्रोटीन का वो पाचन है वो कहाँ होता है, तो आपके अमाशय में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोहर निर्माता किसे कहते हैं। प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और विटामिन या वसा को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन को। ऑप्शन ए, प्रोटीन को।
अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर अपनी पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा लेने की सलाह वो क्यों दी जाती है? यह क्लोरोफिल के प्रचुर स्रोत है, ये लेसिथिन के प्रचुर स्रोत है, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और ये आवश्यक वसा अम्लों के प्रचुर स्रोत है जो कोशिका उपचय के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत है जो डीएनए संश्लेषण में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला और बेर। अगर इसमें हम बात करें तो क्या स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी इन चारों में से किस में है? आंवला में है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी उत्पन्न करती है डर्मोटिसिस, पेलाग्रा, रिकेट्स और स्कर्वी। आपको पता है कि स्कर्वी है वो विटामिन सी से होता है, रिकेट्स है वो आपके विटामिन डी की कमी से होता है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन है बी हो जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से पेलाग्रा है वो होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रोटीन के लिए आवश्यक है कि शरीर की क्रियाओं हेतु जरूर ऊर्जा पाने के लिए, प्रोटीन के लिए शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा पाने के लिए, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास, प्रतिक्रिया हेतु कोशिकाओं की त्वरित अनुक्रिया और रक्त दाबे कम करने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है बी, नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 और 50। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि पानी पीने से कोई कैलोरी नहीं मिलती, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे अपन बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? एसीटीएच यानी एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मिन मिनरेलोकोर्टिकाइड्स हार्मोन और मेलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो आपके पीयूष ग्रंथि है वो ऑप्शन सी, मिनरेलोकार्टिकाइड्स हार्मोन स्त्रावित नहीं करती, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण है वो कौन करता है? आपके एड्रिनल ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि, थाइमस और कार्पस लुटियम करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एड्रिनल ग्रंथि है वो क्या करती है? आपके रक्तदाब का नियंत्रण करती है। सकारात्मक गर्भावस्था जांच के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी, एस्ट्रोजन और प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी, एचसीजी हार्मोन है वो आवश्यक होता है। आगे अपन बड़े, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है ग्लूटियल पेशी, डेल्टाइड पेशी, अगर बाहु और जांग का पार्श्व भाग। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेल्टाइड, डेल्टाइड पेशी में है वो डीपीटी का जो टिक्का है वो लगता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी आ जाएगा। आगे बढ़े, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट किरण का, अल्ट्रासाउंड का और गामा किरण का। सभी को पता है कि क्या किया जाता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? तो आप सभी को पता है कि ये आपके कौन सा है? एड्रिनल। कौन सा? एड्रिनल, तो ऑप्शन है बी। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, यानी थैलेमीसिया रोग से रक्त प्रभावित होता है, फेफड़े, हृदय या गुर्दे। तो आपका जो राइट आंसर होता है तो वो होता है ऑप्शन है ए, रक्त है वो इससे प्रभावित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा, रक्त द्वारा और एक कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि ये गुणसूत्र के द्वारा होते हैं, यानी मम्मी पापा में जो भी आपके क्या होते हैं उनके गुण होते हैं वो गुणसूत्र से ही किसमें? बच्चे में यानी संतान में आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या अधिक होती है, माता और पिता प्रत्येक से प्राप्त जीनों की संख्या समान और माता पिता से प्राप्त जीनों की संख्या एक समान कभी नहीं होती? तो ये आपका बिल्कुल सही है, एक समान कभी नहीं होती, राइट डी। डाउन सिंड्रोम होता है 21वें
गुणसूत्र की एक सूत्रता से। और इसमें बोला है कि दूसरा 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से, पुरुष में अतिरिक्त गुणसूत्र या स्त्रियों में अतिरिक्त गुणसूत्र। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता से वो डाउन सिंड्रोम में होता है। कई बार आता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम तो वो 13वें गुणसूत्र की वजह से होता है। कौन से में? 13वें गुणसूत्र की वजह से। भ्रूण जनन के दौरान निम्न संरचनाओं के लिए सही परिवर्धन क्रम को पहचानिए। ठीक है, इसमें हमें इसको क्रम है वो सही से बताना है। सबसे पहले विकसित भ्रूण और ब्लास्टूला, दो कोशिका अवस्था और हृदयाकार अवस्था। इसमें अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले आएगा दो कोशिका अवस्था, उसके बाद आएगा आपका ब्लास्टूला, ठीक है, फिर हृदयकार अवस्था और फिर आपका आएगा विकसित भ्रूण। ठीक है, ये क्रम आप देख लेना। ये क्रम जिस भी आपके ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि प्रसव पूर्व परखनली शिशु का विकास कहाँ होता है, यानी प्रसव पूर्व और कौन से परखनली शिशु की बात यहाँ पर हो रही है। तो परखनली में होता है इसका विकास, अंडवाहिनी में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है, या फिर कतरी में यंत्रों में होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ के गर्भाशय में होता है। उसका विकास कहाँ होता है? माँ के गर्भाशय में। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन है वो फीमेल में पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो अगर इसमें हम बात करें तो आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये महिलाओं में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसमें मैंने ए लगा दिया क्या निशान? नहीं, आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैसा हमने इसमें कहा है फर्स्ट और सेकंड, यानी आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है अपना। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है, इसमें लोहा होता है। सॉरी, ये ऊपर हो गया। हाँ, यह स्वादिष्ट होता है, इसमें एंटीबॉडी होती है और इसमें लोहा पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, माँ के दूध में क्या होती है? एंटीबॉडी होती है, इसीलिए शिशु के लिए लाभदायक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोग क्या कहलाते हैं? संपर्क में आने से नहीं लगने वाले रोग होते हैं, या छूने से या संपर्क में आने से लगने वाले रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाले या फिर वायरस से फैलने वाले। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि किसी के संपर्क में आने से या छूने से जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं? आपके संक्रामक रोग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो पोलियो रोग है वो किससे होता है, यानी जीवाणु बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, वायरस से होता है, या फिर प्रोटाजोआ से होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पोलियो एक वायरस से होगा। और मैंने आपको दो प्रकार की इसकी क्या है वैक्सीनेशन बताई थी, जो एक तो लिव यानी एक जीवित विषाणु आपकी क्या होती है वायरस वाली होती है, और एक आपके किल्ड वायरस वाली होती है। ठीक है, दोनों आपको मैंने टीकाकरण में अच्छे से बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो वंशानुगत रोग है? हिमोफीलिया, नेत्र दृष्टि दोष, अरक्तता और ल्यूकीमिया। तो आपका जो राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन ए, हिमोफीलिया। हिमोफीलिया क्या है? आपके वंशानुगत रोग है। वही नेत्र दृष्टि दोष की मायोपिया की बात करें, ये क्या होता है? ये जब किसी बच्चे को, ज्यादातर बच्चों में होता है, जो दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है, यानी उनके क्या होती है स्पेक्स चढ़ी हुई थे, चश्मा चढ़ी हुए थे, उनको ये होता है नेत्र दृष्टि दोष। किस रोग को हांसेन रोग के नाम से जाना जाता है? कुष्ठ रोग को, मलेरिया, हैजा और चेचक को। अगर हांसेन रोग की बात करें तो ये जाना जाता है कुष्ठ रोग को। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, यानी ये रोग किसे प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है, यकृत को, किडनी को या हृदय को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेफड़े को ये प्रभावित करता है। मानटोक्स परीक्षण जाता है किया जाता है किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है मानटोक्स परीक्षण किस रोग की जांच के लिए? टाइफाइड, कैंसर, टीबी और न्यूमोनिया। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा टीबी के लिए। किसके लिए? टीबी तपेदी के लिए।
H5N विषाणु किस रोग का जनक है? एड्स का, वर्ल्ड कैंसर का, वर्ल्ड फ्लू का और फेफड़े का कैंसर है। तो आपको पता है कि ये वर्ल्ड फ्लू का है। जैसे स्वाइन फ्लू होती थी ना, ऐसे वर्ल्ड फ्लू भी आई थी। तो जो H5N विषाणु है वो किस रोग का जनक है? ये वर्ल्ड फ्लू का है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे आता है कि पोलियो का जो वायरस है शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, किलनी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी से, लार और नाक के स्त्राव से। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पोलियो का जो वायरस है वो लार और नाक के स्त्राव से शरीर में प्रवेश करता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन भाषा से बना है? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन कि वह संवेग जो सामान्यतः सुख देता है क्या कहलाता है? करुणा, एकाकीपन, भूख, आत्माभिमान। तो आपका जो राइट है सुख देने वाला आत्माभिमान। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है जाति, बुद्धि, अभिप्रेरणा और स्वयं प्रत्यय पर। स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर, यानी उसका क्रम सही बताना है। लिंग, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, बुद्धि, शारीरिक बनावट और अभिरुचि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है क्या हो जाएगा? वेतन, दंड, कार्य में रुचि, आंतरिक अभिप्रेरणा या पदोन्नति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पार्ट बी में जो आपका टॉपिक बोल दे ख है उसके कुछ क्वेश्चन है वो ऊपर ऐड कर दिए गए हैं। कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस ही करनी है तो हम इनकी भी कर लेंगे। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता और यौन या काम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपलब्धि की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है निमोनिया मानव शरीर के अतिरिक्त ये 3-4 क्वेश्चन है वो पार्ट जो आपका ख है ना शिशु से, शिशु के विकास से रिलेटेड उसके इसमें ऐड हो गए थे, टाइपिंग में हुआ है ये। आगे करते हैं निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दे, फेफड़े, गला और यकृत। हम सभी को पता है कि ये फेफड़े को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। गर्भावस्था में दी जाने वाली टीटी का की दूसरा टीका कब लगाया जाता है? प्रसव के समय, पहली खुराक के 1 महीने बाद, प्रसव के दौरान और गर्भपात के बाद। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जब पहली खुराक दे दी जाती है तो उसके 1 महीने बाद, 1 महीने बाद है वो टीटी का टीका लगाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अब इसे टीडी भी बोला जाता है। सभी जीवित टीके हैं सिवाय एक के। इसमें से एक आपका जो टीका है वो आपके किल्ड वैक्सीनेशन है। तो उसमें पूछा है कि ये कौन सा है? बीसीजी, मिजल्स और आपका ओपीवी। इन तीनों का तो आपका पता है कि ये तीनों के तीनों क्या है? आपके जीवित विषाणु वाले यानी जीवित वायरस वाले हैं। ठीक है। एक आपका टिटनस टॉक्साइड है वो क्या है? आपके किल्ड आपका क्या है? टीका है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक गर्मी संवेदनशील टीका है हेपेटाइटिस बी का, टीटी का, ओपीवी का और डीपीटी का। तो ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, इसको 3 से 4 बार कर लिया इस क्वेश्चन को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ओपीवी जो कि आपके पोलियो की वैक्सीनेशन है। बीसीजी वैक्सीन किस में प्रतिबंधित है? एचआईवी संक्रमित बच्चे में, इन्फेक्टिव डर्मेटाइटिस में, जनरलाइज्ड एडिमा में और उपरोक्त सभी में। तो अगर हम बात करें बीसीजी वैक्सीन की तो ये सारी में प्रतिबंधित है, यानी इससे अगर संक्रमित है, ऐसे कोई उनको रोग है, बीमारी है, तो उसमें ये बीसीजी का टीका नहीं लगाया जाता। बीबीएम को गहरा रंग है इसका अर्थ है वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं, वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता, वैक्सीन फिज के बाद उपयोग कर सकते हैं और वैक्सीन ने अच्छी कोल्ड चेन बना रखी है। तो आपका जो राइट आंसर है कि बीबीएम का गहरा रंग है यानी ब्लैक रंग है तो उसका यूज अपन नहीं कर सकते, यानी वो खराब हो चुकी है। नॉर्मल गर्भाशय की लंबाई है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है और प्रेगनेंसी में ये कितना गुना बढ़ जाती है? तो ये 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 गुना बढ़ जाती है। निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से ओव्यूलेशन होता है? एफएसएच से,
इसमें अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, एलएच। ओव्यूलेशन किससे प्रभाव होता है? आपके एलएच हार्मोन से। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? 12 से 14 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, 8 से 10 ग्राम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 से 10 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है वो प्रोवाइड होती है। आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह, मृत्यु, तलाक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा है वो विवाह का पंजीकरण किया जाता है। कुपोषण मुक्ति हेतु आंगनवाड़ी केंद्रों से दी जाने वाली सामग्री है रेडी टू ईट, पोषण शिक्षा, सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे बढ़े। 7वें माह से कई बच्चे हमारे राज्य में कुपोषित होने लगते हैं, इसका कारण है वो बताना है। 7वें माह की बात की गई, यानी माँ का काम पर वापस लौट जाना, टीकाकरण उचित टाइम पे न होना, पूरक आहार प्रारंभ न करना, और उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे रीजन है वो एक 7वें माह में बच्चे के कुपोषित होने के हैं। समेकित बाल विकास सेवाएं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी आईसीडीएस का आरंभ को हुआ था? कब ये आरंभ हुई थी? तो इसकी अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को है वो कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना आवश्यक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? 35 नहीं, 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, कम से कम 25 डिग्री रखना आवश्यक है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक एनीमिया निम्न का परिणाम है। यानी जो शारीरिक एनीमिया है वो किससे होता है? माँ के रक्त की मात्रा में वृद्धि से, आहार में आयरन के सेवन कम होने से, पहली तिमाही के बाद एरिथ्रोपोइटिन में कमी से, और आयरन का बढ़ा हुआ विषहरण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माँ की खून की मात्रा में वृद्धि होने से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर इसके अंत तक गायब हो जाती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और 4 महीने। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना आवश्यक है? 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 3 ग्राम और 1 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन डी है वो 1 ग्राम गर्भावस्था के दौरान पर डे कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए। वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी पूरक पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पूरक पोषण। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के आरंभ के 20 सप्ताहों के दौरान गर्भवती जो स्त्री होता है उसका वजन एवरेज कितना बढ़ जाता है? 3.8 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। तो इसमें राइट आंसर की बात करें तो इसमें दो यानी 2.5 से 3 लगभग 2.5 किलोग्राम है वो बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अगर इसकी हम बात करें तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आदतन गर्भपात का क्या कारण है? गर्भाशयिक असमानताएं, मधुमेह, थायरोइडिज्म और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी, ये सारे के सारे इसके कारण होते हैं। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच, भोजन प्राप्त करने का समर्थ है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। बच्चे के प्यास से तृप्त करने वाला दूध है ट्रांसिशनल, परिपक्व दूध, समय से पहले दूध और अगर का दूध। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है डी। शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37, 105 डिग्री फारेनहाइट और 95 डिग्री फारेनहाइट। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन है बी, 36.5 डिग्री टू 37 डिग्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, शिशु का ये नॉर्मल टेम्परेचर इसमें बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान क्रिकेट बॉल के समान कब महसूस किया जा सकता है? यानी 8वें वीक में,
छठे वीक में, 12वें वीक में और 10वें वीक में। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये होता है 8वें वीक में। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर है। प्रसव के समय निम्न में से कौन सा खतरे का लक्षण है? यानी 12 घंटे से अधिक अगर प्रसव पीड़ा है तो दौरे व बेहोशी आती है, 30 मिनट में अपर नाल का न निकलना और ये सारे, तो इसमें सारे के सारे वो खतरे के लक्षण हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं, किस में मापते हैं? यानी ये किस में है? प्रोटीन की परत की मोटाई मापते हैं इससे, वसा की परत की मोटाई मापते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मापते हैं, पानी की परत मापते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, वसा की परत की मोटाई मापते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन है वो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए या स्थिर रहना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है, हमने पीछे बात की थी, तो इसमें बढ़ना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। मेरासम से पीड़ित बच्चे, इनमें से कौन सा लाक्षणिक प्रकटन दिखाई देता है? यानी उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? सामान्य से कम तापमान हो जाता है, निर्जलीकरण होता है, पानी जैसे दस्त लगते हैं, और ये सारे के सारे कारण यानी लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मेरा सम्स है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। न्यूमोनिया सामान्यतः के संक्रमण द्वारा होता है, आपके वायरस से, जीवाणु से, उपरोक्त दोनों से या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे 65 क्वेश्चन है वो पार्ट बी में आपके कै टॉपिक के कर लिए हैं। अब हमारा आता है ख, और ख में शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा आती है, जिसके 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। और ये करते ही हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है कि बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यताएं और परिपक्वन। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी, अनुकरण तथा पुनर्बलन। जब बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह नवजात में हो रही किस प्रकार की प्रतिवर्त का उदाहरण है? रूटिंग, मोरो, ग्रास्पिंग और बेबिंस्की। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी हो जाएगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? स्टेनली हॉल, गैरिसन, गेसेल और थॉर्नडाइक। तो आपका जो राइट आंसर होगा, किशोर मनोविज्ञान के पिता है वो स्टेनली हॉल है। कौन सा सूत्र है वो सही है? परिपक्व प्लस अधिगम नहीं, और इसमें परिपक्वता इंटू अधिगम, परिपक्वता प्लस विकास, विकास प्लस अधिगम। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिपक्व इंटू अधिगम होता है विकास। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीख सकता है, यानी सीखना। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडारण है हो जाता है, लमसम कितना हो जाता है? 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द और 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष की बात की है तो ये राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास के कारण? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शारीरिक और ज्ञानात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यताएं दी है, कितने प्रकार की दी है? 24 योग्यताएं दी है, 36 दी है, 120 और 7। गिलफोर्ड की बात करें तो इन्होंने 120 योग्यताएं दी है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर है? तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान, यानी इसमें हमें क्या बताना है? कर्म बताना है। तो सबसे पहले होगा तथ्य, उसके बाद सूचना, ठीक है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करना यानी सी, और फिर बोध और प्रज्ञान। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी हो जाएगा।
अभी आगे का क्वेश्चन है कि क्रोध व भय के प्रकार है। क्रोध व भय प्रकार है किसके? अभिप्रेरणा के, संवेग के और परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो ये जो क्रोध और भय है वो किसके है? वो संवेग के प्रकार है, यानी ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंध कहलाता है? प्रयत्न एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंध, क्रिया अनुबंधन और सूचना प्रक्रियाकरण। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है सी, क्रिया अनुबंधन। आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है, यानी कोई शिशु, कोई बच्चा है वो आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करता है तो वो आपका कहलाता है अधिगम। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो किससे? क्रिया विधि से, यानी करके दिखाया जाए, क्रियाओं से पढ़ाया जाए तो एक बालक है वो ज्यादा सीखेगा। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण है करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, यानी संप्रेक्ष और व्याख्याता की है, सुगमकर्ता की है, निर्देशक की है और तालमेल बिठाने की है। इसमें बोला क्या गया है कि जब बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण का कार्य करता है तो जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार की होती है? तो वो भूमिका होती है सुगमकर्ता की। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, यानी जो शिक्षक है वो सुगमकर्ता की क्या करता है? भूमिका निभाता है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं होती? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न औस्तीय मानसिक प्रक्रियाएं है वो एक विशेषता पर जो प्रतिभाशाली बच्चे उसकी विशेषता नहीं होती। एक बच्चे की कॉपी में लिखने और विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा है वो क्या लक्षण है वो प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में असुविधा की, अधिगम में समस्या की, अधिगम में असक्ता की और अधिगम में कठिनाई की। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिगम में असक्ता की है वो क्या है? लक्षण है वो प्रदर्शित करता है। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है नकारात्मक, सकारात्मक, शून्य और एक क्या हो सकता है? ये सभी। तो आपका जो राइट आंसर है सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण ये सारे टाइप का हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। एक बच्चे एक बच्चा जो से ग्रस्त है, यानी इनमें से किस चीज से ग्रस्त है कि उसे साथ साथ दिखाई देता है, न्यूक्लियर उसे अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो वो बच्चा होता है वो किससे पीड़ित होता है? वो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, ये उदाहरण है। ये एक सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना शाब्दिक पुनर्बल बढ़ाना होता है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसमें किसी को शाबाश देते हैं, ठीक बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं तो वो एक क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो यानी ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन है इसके खैर टॉपिक के कंप्लीट कर लिए, यानी पार्ट बी यहाँ पर हमारा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमने आज इसके 200 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो टेस्ट 12वां है, यानी दो टेस्ट 11वां और 12वां का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर आपको करवा दिया। 10 टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए थे जिसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया। काफी सारे बच्चे जिनको है वो एक अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है इन टेस्ट को करने से। तो आई होप आपकी तैयारी और अच्छे से हो रही है। अब एग्जाम तक है वो मैं आपको 1 से 2 फुल लेंथ टेस्ट और है वो सोल्व करवा दूंगी। साथ साथ में है वो मैं आपको क्या करवा दूंगी, करंट अफेयर है वो अपने 1 महीने का कर लिया, 5 मंथ हो रहे यानी फरवरी का आज हम कर लेंगे। तो इससे हमारा करंट अफेयर भी हो जाएगा और हमारा अच्छे से सारा जीके यानी पूरा पेपर है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और अपना फीडबैक यानी कमेंट जरूर करना। आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके पीडीएफ में आप ये कंप्लीट हो गया आज, तो आज मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।